Hello and welcome to Daily News Analysis program. This video series is presented by Ethic IS और इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए न्यूज़पेपर्स में डेली जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और आपके एग्जामिनेशन से वो रेलेवेंट है उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज़ आपके अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो आज है 23 अगस्त 2022 और आइए देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड वेलफेयर स्कीम्स के अंडर में आता है। हमारा अगला टॉपिक होगा टोमेटो फ्लू, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है और हेल्थ सेगमेंट में आता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मायूस सपोर्टर्स सरेंडर्ड, ये जीएस पेपर 3 इशूज़ रिलेटेड टू क्राइम टेररिज्म में आता है। Before starting with the topic, I would like to insist you, please like, share and subscribe Ethic IS YouTube channel ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और आप इसी तरीके से आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर से, उससे अपडेटेड रहें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट लॉन्च इन रांची फॉर ट्राइबल स्किल डेवलपमेंट। ये न्यूज़ ऑन एयर में पब्लिश हुआ है। इसके साथ ही बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी सिमिलर न्यूज़ पब्लिश होते हैं। आइए देख लेते हैं खबरों में क्या है। यहाँ बताया गया है कि हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्होंने 20 अगस्त को ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट रांची में लॉन्च किया है। तो प्लेस ऑफ लॉन्चिंग क्या है, रांची है। और इसके पीछे का जो पर्पस है, उसका पर्पस है ताकि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राइबल यूथ्स में प्रमोट किया जा सके या फिर इनको बताया जा सके या इनके अंदर स्किल्स डेवलप कराया जा सके। और इसका जो एक मेजर पर्सपेक्टिव है, स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना या फिर उसको बूस्ट करना। इसीलिए ये हमारा ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। राइट, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। तो इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ दोनों मिलकर ये ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है। यानी कि ये पहला फेज़ नहीं है, इसके पहले भी फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया जा चुका है। अगर हम बात करें सेकंड फेज़ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के गोल की, तो इसका सिंपल सा गोल है इंडियन यूथ्स में मल्टी स्किल का बढ़ावा देना। मल्टी स्किल मतलब कि किसी भी इंसान के अंदर एक से ज़्यादा स्किल्स हो या फिर उसने एक से ज़्यादा स्किल हासिल कर ली हो, उसे हम मल्टी स्किल कहेंगे। एक स्किल अगर किसी को बढ़ई का काम आता है और उसको अगर हम इलेक्ट्रीशियन का भी काम सिखा देते हैं तो उसके पास मल्टी स्किल हो गया, एक स्किल से ज़्यादा स्किल हो गया, तो वो अपनी जीवनी और अच्छे से चला सकता है। मतलब अगर उसके पास कारपेंटरी का काम है तो कारपेंटर काम कर सकता है, अगर नहीं है तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर सकता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मल्टी स्किल कई डोमेन्स में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट की, तो ये एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जो कि NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा फंडेड है। और इसका एम है 450 ट्राइबल स्टूडेंट को जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड से बिलोंग करते हैं, इनको मल्टी स्किल्स प्रोवाइड करना। और ये जो प्रोजेक्ट है पूरे 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाना है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। आप मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और अगर आपके स्टेट से हम बात करें तो 2 स्टेट ऐसे हैं जो कि उड़ीसा के बाउंड्री से टच कर रहे हैं। राइट, तो मैपिंग में देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन रूरल एंड लोकल इकोनॉमी। अब अगर किसी को मल्टी स्किल्स या फिर कई स्किल्स सिखा दिया जाएगा तो वो काम करेंगे तो पैसे बनाएंगे और वहाँ की लोकल की इकॉनमी बढ़ेगी। राइट, दूसरा है एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब सीधी सी बात है, किसी को एक से ज़्यादा स्किल आती है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब पाना बहुत ही आसान हो जाता है या फिर कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। रिड्यूस फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज़। अब लोकल एरियाज़ में बहुत सारी कंपनीज़ नहीं होती, फैक्ट्रीज़ नहीं होती, तो अक्सर लोग गाँव से शहरों की तरफ भागते हैं जॉब के लिए। तो अगर लोगों के पास स्किल डेवलप हो जाएगा, वहाँ पर उनको काम मिलने लगेगा, तो माइग्रेशन का इशू भी एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाने में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लोग भागेंगे नहीं, वहाँ पर काम करेंगे। अब हम बात करें कौन कौन से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, किस जॉब प्रोफाइल के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग एंड मैंसरी, 2 व्हीलर रिपेयर, ITs में या फिर फार्म मैकेनाइजन में, ये सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है इस स्कीम के अंडर में। वहीं हम बात करें दूसरे इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, इंडिया एंड इंटरनेशनल स्किल सेंटर, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारे स्कीम्स या फिर ये सारे जो भी इनिशिएटिव हैं, इस इनिशिएटिव के बारे में आप पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हम बढ़ते हैं अपने दूसरी न्यूज़ की तरफ, टोमेटो फ्लू। तो यहाँ पर टोमेटो फ्लू से आप टमाटर मत समझ लीजिएगा कि टमाटर यहाँ पर टमाटर की तरह कुछ रिलेटिव है या फिर टमाटर से ये फ्लू फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये नाम रखने के पीछे कारण है वो हम आगे जानेंगे। पहले सबसे देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो टोमेटो फ्लू कोई नया फ्लू नहीं है, ये काफ़ी पहले का मई के इस मंथ में 2022 में मई मंथ से ये फैल रहा है। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं और ये 5 साल के उम्र के जो भी कम बच्चे हैं, 5 साल से कम जिनकी उम्र है, उनको ये अफेक्ट कर रहा है। और लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हिसाब से कहें तो टोमेटो फ्लू एक कंटेजियस डिसीज़ है। कंटेजियस यानी कि छुआछूत, अगर किसी को ये बीमारी है, अगर वो किसी को छू देता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को छूता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को छूता है, तब भी ये बीमारी फैलती है। ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि ये खुद से ही धीमे धीमे करके अपने आप सही हो जाता है और इसको ट्रीटमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं बनाया गया है। और ये वायरल हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़ का एक नया वेरिएंट है और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया है, टोमेटो फ्लू इज़ अनरिलेटेड टू कोविड-19। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो सब डरे होते हैं, तो उन्होंने क्लियर किया है कि टोमेटो फ्लू जो है कोविड-19 से कोई इसका रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है और ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। और जो सिम्टम्स हैं वहाँ पर रेड ब्लिस्टर्स, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ केरला के लिए एक एंडेमिक है। अब एंडेमिक पैंडेमिक दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एंडेमिक मतलब अगर किसी छोटे रीजन में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं, और कोई बड़े रीजन जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई बीमारी फैलती है जैसे कोविड-19 है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं टोमेटो फ्लू क्या होता है। तो टोमेटो फ्लू एक अनकॉमन वायरल डिसीज़ है। अनकॉमन मतलब कि ऐसा रेगुलर नहीं देखने को मिला है, एक तरीके का बहुत नया है, बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं या फिर जो दिखता है तो रेड कलर के ब्लिस्टर्स यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में दिखाया गया, फोड़े टाइप का निकल जाता है और ये टोमेटो के साइज़ तक बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। कलर क्या है, रेड है, और साइज़ भी टोमेटो की तरह हो जाता है, इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। अगर किसी को बीमारी होती है तो उनके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, पूरे शरीर में पेन होता है, पूरे स्किन में रैशेज़ और रेडनेस आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर हाथ पे देख रहे हैं। और जो ये ब्लिस्टर्स होते हैं बहुत ही पेनफुल होते हैं, दर्द होता है इसमें और कमज़ोरी महसूस होती है। हम ट्रीटमेंट की बात करें, हम पहले यहाँ पर बात कर चुके हैं कि इस फ्लू के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं बनाया गया है ट्रीटमेंट के लिए, ये सेल्फ खुद ही सही हो जाता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपको आइसोलेट होना है। आइसोलेट क्यों होना है, क्योंकि ये कंटेजियस डिसीज़ है, एक दूसरे से फैलता है। आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लीजिए, गर्म पानी से नहाइए, साफ़ कीजिए अपने आप को, और ताकि जो इरिटेशन और रैशेज़ है उनसे रिलीफ मिले। इसी तरीके से डिसीज़ सही हो सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टोमेटो फ्लू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर बताया गया है कि 500 से ज़्यादा माओइस्ट सपोर्टर ने उड़ीसा पुलिस को सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सरेंडर कहाँ पर हुआ है, तो ये स्वाभिमान अंचल मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो मैप में यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा के जो ये सेगमेंट है यहाँ पर मलकानगिरी गांव आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है। इस डिस्ट्रिक्ट में अंचाल नाम के गांव है, वहाँ पर से ये सरेंडर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप जो स्टेट्स देखते हैं, आंध्रा स्टेट है, तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, जो भी माओइस्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर होती हैं। और ये इंसिडेंट जो हुआ है इसके पहले जून 11 को 295 माओइस्ट इसके पहले भी सरेंडर कर चुके हैं। माओइस्ट नहीं, माओइस्ट सपोर्टर, जो भी माओइस्ट के सपोर्ट करते थे। ठीक है, ऐसे लोग, और जो भी माओवादी सपोर्टर्स में इंक्लूड होते हैं उसमें आदमी औरत सब इंक्लूड होते हैं और इन गाँव से ताल्लुकात रखते हैं। दाबल पहाड़, रालेगाड़ा, ये जितने गांव हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन गांव से ताल्लुकात रखते हैं और माओवादियों को ये सपोर्ट करते थे गांव में इंसर्जेंसी फैलाने में या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हेल्प करते थे। और ये जो गांव हैं, जितने सारे गांव हैं जहाँ से ये माओवादी सपोर्टर ताल्लुकात रखते हैं या फिर आते हैं, वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में सिचुएटेड हैं, जो कि माओइस्ट के पूरे तरीके से गिरफ्त में या फिर कब्जे में थे, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़, अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। स्वाभिमान अंचल जो गांव हैं, ये पिछले 20 साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला है, और ये जो माओवादियों के सपोर्टर हैं ये इनको असिस्ट करते थे। जितने भी वायलेंट एक्टिविटीज़ होती थी इन एरियाज़ में, इन सभी को असिस्ट करते थे, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, वहाँ पर सिविलियंस को प्रॉब्लम क्रिएट करना, या फिर लॉजिस्टिक जो भी मतलब की ज़रूरत उनके सामान होते हैं वो सब उनको प्रोवाइड करने में ये मदद करते थे। ठीक है, अब जो एरिया था जहाँ पर ये ज़्यादा माओइस्ट थे या फिर सपोर्टर थे, उनमें 9 ग्राम पंचायत और 182 विलेजेस इंक्लूड थे। यहाँ पर ये आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर में लाई करता है ये जोन, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि एक पुरुप्रिया सेतु ये बन रहा है, जो कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को बचे हुए उड़ीसा से कनेक्ट करता है। अब कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, कनेक्शन करने का फ़ायदा होता है यहाँ से, जैसे कि एक एंड है पूरी तरीके से अलग है, दूसरा एंड है जो कि मेन स्ट्रीम में लाई करता है। अगर बीच में कोई गैप होता है तभी यहाँ पर अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं।
लेकिन जब ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें आसानी से दूसरे एरिया तक पहुँच सकती हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये माओवादी एक्टिविटीज़ हैं वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। साथ ही में उड़ीसा के गवर्नमेंट में भी बहुत सारे स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट किए हैं, बहुत सारे वहाँ पर फोर्सेस को एलोकेट किए हैं। उसके वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम होना बंद हो रहा है धीमे धीमे। और जो विलेजर्स है, जो कि यहाँ पर गाँव के लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं। अब विलेजर्स मेन स्ट्रीम में आने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि विलेजर्स जो भी सपोर्ट करते थे माओवादियों को, ऐसा नहीं कि बहुत खुश होते थे। कभी कभी अगर माओवादियों को ज़रूरत पड़ता था, उन विलेजर्स को भी वो लूट लेते थे। इसलिए वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया। तो लेफ़्ट विंग कौन से लोग होते हैं? जो भी माओइस्ट हैं या फिर नक्सलाइट हैं इंडिया में, उनको हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। दो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, एक लेफ़्ट विंग आइडियोलॉजी होती है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी होती है। इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में ब्रीफ में हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के बारे में समझ लेते हैं। ये टर्म आखिर में आया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो जो नक्सलिज़म है, ये टर्म वेस्ट बंगाल के एक गाँव नक्सलबारी, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि वहाँ पर कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जो लोकल थे वहाँ के, और जो पेजेंट्स थे यानी कि फार्मर्स थे, उनके बीच में अक्सर कुछ ना कुछ तामझाम होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे अमीर होते थे और वो धीमे धीमे ज़मीन का कब्जा करने लगे। तो 1967 में ये रेबेलियन निकले। रेबेलियन मतलब कौन होते हैं? जो हिंसा करके चीज़ों के ऊपर कब्जा करते हैं। तो वहाँ पर 1967 में कुछ रेबेलियन निकलते हैं। और क्यों निकलते हैं? तो उनका सिर्फ मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जो भी लैंड होता है उनको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ताकि पेजेंट्स को भी मिले और जो अपना लोकल लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास भी थोड़ा बहुत रहे। और जो लीडर्स थे इन एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देने के लिए, वो थे कानू सन्याल और जगन संथाल। ये दो नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पास्ट के बारे में आपको पूछता है तो यहाँ से आप बता सकते हैं। तो कानू सन्याल और जगन संथाल थे जिनके वजह से ये नक्सलबारी या फिर नक्सलिज्म का स्टार्ट इंडिया में हुआ। ठीक है, और धीमे धीमे ईस्टर्न इंडिया में ये अलग स्टेट्स में भी फैल गया, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन स्टेट में भी आपको नक्सलिज्म देखने को मिलता है। और हम माओइज्म कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये माओ त्से-तुंग मतलब ये चाइना में एक तरीके से डेवलप हुआ था, और धीमे धीमे ये अलग अलग देशों में ये आइडियोलॉजीज़ फैलती हैं। आइडियोलॉजीज़ ऐसी चीज़ होती हैं कि धीमे धीमे पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल जाती हैं। जिनको जो आइडियोलॉजीज़ पसंद आती हैं वो आइडियोलॉजीज़ लेके वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये माओइस्ट या फिर कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है माओइस्ट की, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करें जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है ट्राइबल डिसकंटेंट, यानी कि ट्राइबल खुश नहीं हैं। हम जानते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इस एक्ट का यूज़ किया गया था ट्राइबल के अगेंस्ट में। ट्राइबल कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए पूरी तरीके से जंगल के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इस एक्ट का यूज़ करके उनको भी जंगल से भगाया जाने लगा, इसलिए ये ट्राइबल जो होते थे ये माओइज्म या फिर नक्सल को ज्वाइन कर लेते हैं। और जो ये विलेजर्स होते हैं ये माओइस्ट का बहुत इजी टारगेट होते हैं, क्योंकि गरीब होते हैं, उनके पास खाने रहने जीने की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को वो बंदूक प्रोवाइड करते हैं, आर्म्स देते हैं, साथ में पैसे भी देते हैं, ताकि उनको जब ज़रूरत पड़े, माओइस्ट को जब ज़रूरत पड़े तो इनका सपोर्ट वो विलेजर्स कर सकें। साथ ही में सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश में जो है, हम देखते हैं ट्राइबल्स के लिए ऑल्दो गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे वो काम उतना नहीं पहुंच पाता। इसके वजह से भी लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बढ़ावा या बढ़ रहा है। फॉलोअप एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ है, यानी कि अगर कोई पॉलिसीज़ लाई गई या कुछ भी लाया गया तो उसको फॉलोअप नहीं किया जाता, कहाँ तक ये पहुँचा, कहाँ तक उसका पकड़ मजबूत हुआ, ये सब देखा नहीं जाता। इसके वजह से भी जो ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है या फिर नक्सलिज्म है इंडिया में डेवलप कर रहा है। राइट, अब हम जैसा कि मैंने बताया आइडियोलॉजीज़ की बात करेंगे। तो लेफ़्ट विंग, राइट विंग, मेजर यही दो आइडियोलॉजीज़ होती हैं। आजकल ये मिडिल विंग आइडियोलॉजी भी आ गई है। लेफ़्ट विंग के जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अगर हम इनकी बात करें, इनका जो सोच होता है, इनका बस सोच ये होता है, इनकी आइडियोलॉजी ये हो जाती है कि जो भी सत्ता में हैं या फिर जो भी पावर में हैं उनके हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ावा देते हैं या फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। तो उनको हटा के पूरी तरीके से नए सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, ताकि सोशलिज्म और चीज़ों को इक्वली सबके बीच में डिवाइड किया जा सके, ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले को हम लेफ्टिस्ट कहते हैं। जैसे कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेसिज्म, एनार्की, थ्योरेसिकी, ये सब सारे लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। राइट आइडियोलॉजी की बात करें तो राइट आइडियोलॉजी वाले पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब जो लिबरलाइजेशन होता है वो राइट विंग्स वाले लोग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन, और ये जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन को बढ़ावा देना, बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम करना, ये सभी चीज़ राइट विंग वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और हम आपको
पूरी तरीके से फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपका जो भी डाउट हो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। हम डेली मिलने वाले हैं, डेली आपको नए नए टॉपिक्स जो भी एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू टुमारो with new topics, with every topic that would be relevant to your examination. Till then, goodbye.